हेलो बच्चों, फिल द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और कल हमारी फाइनल मैच है। कल से बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो रही है और कल ही पहला पेपर फिजिक्स का है। बच्चों, आई होप आपको फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और अच्छे से फिजिक्स हो चुका होगा। कई सारे बच्चे के मैसेजेस आए कि सर आपने जो इम्पोर्टेंट थियरी और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल दिए वो तो हमारे अच्छे से हो गए, लेकिन सर हमें एमसीक्यू के लिए डर लगता है। एमसीक्यू कैसे पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, हमें बहुत ही डर लगता है। तो बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों आज मैं आपको मार्च 2022 का पेपर सॉल्यूशन डिटेल में कराऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मार्च 2022 का जो पेपर है, इस पेपर में 45 प्लस एमसीक्यू डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से पूछे गए थे। यस बच्चों, तो एमसीक्यू आप एक बार देखना, एमसीक्यू बहुत ही डिफिकल्ट नहीं आते। एमसीक्यू का लेवल मॉडरेट होता है। एमसीक्यू आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे अगर बच्चों आपने थियरी अच्छे से की है, न्यूमेरिकल अच्छे से किए हैं, तो एमसीक्यू आपको डेफिनेटली आएंगे ही। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा और ये सॉल्यूशन की जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ओके बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं मार्च 2022 का पेपर सॉल्यूशन। ट्रिटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर undergoing beta decay. The fraction of a sample remain on decay after 25 year is dash. So बच्चों यहाँ पे हमें हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ T1/2 है 12.5 ईयर और यहाँ पे आफ्टर 25 ईयर हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेन ऑन डीके। तो ये फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n/n0 इक्वल्स टू 1/2 रेज टू T/T1/2। यहाँ पे हम T और T1/2 की वैल्यू रखते हैं। सो T की वैल्यू है 25 और T1/2 की वैल्यू है 12.5। सो हमें मिलेगा 1/2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/4। सो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल रिमेन ऑन डीके आफ्टर 25 ईयर इज 1/4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ n equals to number of free electrons, nh equals to number of holes, देन फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं, N इक्वल्स टू NH होते हैं। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन पीएन जंक्शन इज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस। सो बच्चों जब पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और जब पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस में रखते हैं तब बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक बॉडी है और ये बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, और ये बॉडी में N2 प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन का चार्ज होता है +e। सो बच्चों यहाँ पे हमें टोटल चार्ज ऑन द बॉडी फाइंड करना है। सो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इक्वल्स टू, तो N1 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे ये चार्ज होगा -N1e, और N2 प्रोटॉन्स है तो ये चार्ज होगा +N2e। यहाँ पे हम N2e पहले लिखते हैं, सो N2e -N1e, और यहाँ पे e कॉमन निकाल लेते हैं, सो N2 -N1 इंटू e। सो बच्चों जो बॉडी पे नेट चार्ज आएगा वो आएगा N2 -N1 इंटू e। सो बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी of 80
माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, द चार्ज ऑन द स्पीयर इज डैश मिलीकूलम। सो बच्चों यहाँ पे एक स्पीयर है और स्पीयर का डायमीटर है 2.4 मीटर। तो पहले हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस आर इक्वल्स टू डी बाई 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.2 मीटर। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सिग्मा इक्वल्स टू 80 माइक्रोकूलम है। सो कूलम पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। और चार्ज ऑन द स्पीयर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम इक्वेशन यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। यहाँ पे एरिया होगा स्पीयर का और स्पीयर का एरिया होता है 4πr²। तो हमें चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr²। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे है 80 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 1.2 होल स्क्वायर। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, जो होगा 1.45 मिली कूलम। सो बच्चों यहाँ पे हमें मिली कूलम में पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी 1.45 मिली कूलम। An electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent drawn at any point on the curve gives dash at that point. So बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व है और यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट P, Q एंड R। और P पॉइंट पे यहाँ पे कर्व पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, Q पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और R पॉइंट पे ऐसे। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो बच्चों ये डायरेक्शन है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायमेंशन ऑफ k² अपॉन g me mp इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमें k² अपॉन g me mp के डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है, ये 2 प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन का चार्ज होता है +e और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है r। तो ये 2 चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा Fe इक्वल्स टू ke² अपॉन r²। अब बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेता हूं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है और ये दोनों सेम r डिस्टेंस पर है और इलेक्ट्रॉन का मास me है और प्रोटॉन का मास mp है और इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो है Fg इक्वल्स टू g me mp अपॉन r²। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है k² अपॉन g me mp के डायमेंशन। तो इसके लिए हम यहाँ पे Fe अपॉन Fg का रेशियो लेते हैं। सो Fe अपॉन Fg इक्वल्स टू, तो यहाँ पे r² कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा ke² अपॉन g me mp। सो बच्चों यहाँ पे k² अपॉन g me mp के डायमेंशन Fe अपॉन Fg के बराबर हो गए और यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस के डायमेंशन यहाँ पे हम रखेंगे तो कैंसल हो जाएंगे। तो ये कैंसल हो जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा m0, l0, t0, a0। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The number of electric field lines coming out of charge dash kept in a vacuum is 1.13 into 10⁻11 और ε0 की वैल्यू गिवन है। सो बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है जो कि वैक्यूम में है और उस चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है वो है 1.13 into 10⁻11। तो हमें फाइंड करना है उस चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है।
सो यहाँ पे हमें फ्लक्स गिवन है 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और हमें चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे 5 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो क्यू इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन 0। 5 की वैल्यू है 1.13 इंटू 10⁻11 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 कूलम। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस डैश ड्यू टू द चार्ज 4 इंटू 10⁻7 कूलम इज 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। सो बच्चों यहाँ पे चार्ज की वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल हमें गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻7 कूलम। पोटेंशियल की वैल्यू है V इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट और हमें डिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, और जो इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। तो यहाँ पे हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे, R इक्वल्स टू KQ अपॉन V। यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई V की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻4। यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁻2 मीटर, जो होगा 9 सेंटीमीटर। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 points 03 mm and 04 mm in the region in which electric field E equals to 20 I cap Newton per coulomb are VA and VB respectively then। सो बच्चों यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं 0,3 एंड 0,4। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मैंने y एक्सिस पे लिए हैं क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, और ये दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है वो है VA एंड VB। और बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 20 I कैप, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी x एक्सिस है। और यहाँ पे हमें बताना है कि VA एंड VB के बीच रिलेशन क्या है। तो बच्चों हमें एक फैक्ट पता है कि पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और हमने थियरी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो y एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, और इसको आप इक्विपोटेंशियल लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं VA इक्वल्स टू VB। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। An electron is accelerated by a potential difference of delta V equals to 2 volts. The energy gained by it would be dash EV। सो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों डेल्टा V की वैल्यू है 2 वोल्ट्स और हमें फाइंड करना है एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे जितना वर्क होगा उतनी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सो बच्चों यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू Q डेल्टा V। यहाँ पे हम Q की जगह लिख लेते हैं E डेल्टा V, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डेल्टा V की वैल्यू है 2 वोल्ट।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो बच्चों ये आंसर हमको जूल में मिला और हमें फाइंड करना है ईवी में। सो यहाँ पे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो बच्चों यहाँ पे ये कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा 2। सो वर्क डन इक्वल्स टू 2 ईवी। सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे 2 ईवी जितना वर्क डन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी गेन होगी वो भी 2 ईवी जितनी होगी। सो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Two capacitors when connected in series, their equivalent capacitance is 3 microfarad, and when they are connected in parallel, their equivalent capacitance is 16 microfarad. Their values are respectively dash microfarad and dash microfarad. So बच्चों हमारे पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2। ये दो कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है 3 माइक्रोफैराड। और बच्चों ये दो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है 16 माइक्रोफैराड। तो बच्चों ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 एंड C2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे जब हम सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं तो ये दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिलेगा CS इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, जो हमें मिलता है 3 माइक्रोफैराड। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों ये दो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमें मिलेगा CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 16 माइक्रोफैराड। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों यहाँ पे हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों एक आसान सा तरीका है, हमें यहाँ पे 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करना है और इसकी जो वैल्यू है वो ये इक्वेशन में रखनी है और यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 एंड 1। तो बच्चों हम ले लेते हैं ये C1 और ये C2। तो C1 की वैल्यू 16 है और C2 की 1 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं। तो रखने के बाद हमें 3 माइक्रोफैराड मिलता है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम 16 और 1 रखते हैं, तो 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 16 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे हमें 3 माइक्रोफैराड नहीं मिलेगा, तो ये गलत आंसर है। अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं 8 एंड 8। तो इसको ले लेते हैं C1 और ये C2। तो यहाँ पे हम रखते हैं 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8। तो 8 इंटू 8 होगा 64 डिवाइड बाई 16, तो हमें मिलेगा 4 माइक्रोफैराड। तो ये भी बैलेंस नहीं होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है 8 एंड 16, तो ये है C1 एंड C2। तो यहाँ पे हम 8 एंड 16 रखेंगे, फिर भी ये बैलेंस नहीं होगा, तो ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन है 4 एंड 12, तो ये C1 एंड C2। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 करेंगे तो बच्चों हमें 3 माइक्रोफैराड मिलेगा। तो बच्चों ये सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 प्लस 12 16। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए और ऑप्शन डी के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। सो बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following physical quantity has a unit मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स? सो बच्चों इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है? सो बच्चों यहाँ पे हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये तो आंसर गलत है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है मोबिलिटी। मोबिलिटी और बच्चों मोबिलिटी का इक्वेशन होगा म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। बच्चों वीडी मतलब मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्ट पर मीटर। सो बच्चों यहां पे हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर और ये सेकेंड नीचे चला जाएगा तो वोल्ट इंटू सेकेंड। सो इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स।
सो बच्चों ये मोबिलिटी के यूनिट के साथ मैच हो गया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों यहाँ पे हम सी और डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी में है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, तो ये तो गलत है। और ऑप्शन डी है रेजिस्टिविटी। सो बच्चों रेजिस्टिविटी का यूनिट फाइंड करने के लिए यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो यहां पे हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो रो इक्वल्स टू R A अपॉन एल। यहां पे हमें इक्वेशन में वोल्ट लाना है, सो यहां पे हम R की जगह लिखेंगे V अपॉन I इंटू ए अपॉन एल। सो बच्चों यहां पे हम यूनिट रखते हैं, यहां पे वोल्ट, करंट का होगा एम्पियर, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का होगा मीटर। यहाँ पे 1 मीटर कट हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हमें यूनिट मिला वोल्ट इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। सो बच्चों रेजिस्टिविटी का यूनिट है वोल्ट इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, जो कि गलत है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है मोबिलिटी। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश फॉर मेटल्स। सो बच्चों मेटल के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों अगर हमें पूछा होता सेमीकंडक्टर के बारे में, तो बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए ये जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। सो बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव है और मेटल के लिए पॉजिटिव है। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of the following quantities is constant along the conductor? So बच्चों यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसको हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक स्टेडी करंट फ्लो कर रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। सो बच्चों यहाँ पे हम पहले करंट डेंसिटी के बारे में देखते हैं। तो करंट डेंसिटी का इक्वेशन है J इक्वल्स टू I अपॉन ए। सो बच्चों यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे एरिया वेरिएबल है। अगर एरिया चेंज होगा तो यहाँ पे करंट डेंसिटी भी चेंज होगी। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है E इक्वल्स टू J इंटू रो। सो बच्चों यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो चेंज होगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने से चेंज होगा। सो ये भी वेरिएबल होगा। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं I इक्वल्स टू एन ए वी डी ई। सो बच्चों यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा वी डी इक्वल्स टू I अपॉन एन ए ई। सो बच्चों यहाँ पे एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया चेंज होता है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी। सो बच्चों एरिया चेंज होने से यहाँ पे 3 क्वांटिटी चेंज होती है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बाकी एक ही बचा है करंट। सो बच्चों यहाँ पे जो करंट है, सो बच्चों करंट जो है वो एरिया चेंज होने से करंट चेंज नहीं होता, वो करंट कांस्टेंट रहता है। मतलब यहां पे इस क्रॉस सेक्शन में से जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट यहां से बाहर निकलेगा। मतलब कि यहां पे इस क्रॉस सेक्शन में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट यहां से लीव करेगा। सो बच्चों यहां पे करंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, करंट चेंज नहीं होता। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। N resistors each of equal value R combine to get maximum and minimum effective resistance. The ratio of maximum effective resistance to the minimum effective resistance is dash. So बच्चों यहाँ पे N रजिस्टर्स है और यहाँ पे हर एक रजिस्टर की वैल्यू कैपिटल R है। तो यहाँ पे इन रजिस्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक फैक्ट पता होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब मिलेगा
एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब मिलेगा। सो बच्चों हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में मिलेगा और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में मिलेगा। तो बच्चों सीरीज में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। सो आर मैक्सिमम इक्वल्स टू, सो बच्चों यहाँ पे एक रजिस्टर की वैल्यू आर है, वैसे एन रजिस्टर है, सो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें एन इंटू आर, और मिनिमम रेजिस्टेंस हमें पैरेलल कनेक्शन में मिलेगा। सो पैरेलल कनेक्शन में आर मिनिमम इक्वल्स टू यहाँ पे होगा आर अपॉन एन, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है। सो नाउ आर मैक्स डिवाइड बाय आर मीन इक्वल्स टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस है एन आर और मिनिमम रेजिस्टेंस है आर बाय एन। सो बच्चों यहाँ पे आर आर कैंसल हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा एन स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर अ cyclotron, if mu a is the frequency of the applied voltage and mu c is the cyclotron frequency, then the resonance condition is dash. So बच्चों हमने साइक्लोट्रॉन की थियरी में पढ़ा है कि रेजोनेंस कब होता है, तो रेजोनेंस तब होता है जब अप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी म्यू ए वो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी म्यू सी के बराबर होती है, तब रेजोनेंस होता है। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चार्ज पार्टिकल्स with the speed dash can pass undeflected through the region of cross electric field and magnetic field that serve as a velocity vector. So बच्चों यहाँ पे एक रीजन है और इस रीजन में क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ये क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है पे ये चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा कि वो अनडिफ्लेक्टेड विदाउट डिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चार्ज पार्टिकल की वो स्पीड फाइंड करनी है कि जिस स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तभी वो अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि बच्चों यहाँ पे गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, और यहां पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब कि E इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू V, ये होना चाहिए, तभी वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर सकता है। पहली तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm। तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे, तभी ये चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, और नेट फोर्स जीरो लगेगा तभी ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन है Fe इक्वल्स टू QE एंड मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन बनेगा QVB। तो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि Fm इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा होगा 90 बिकॉज V एंड बी आर परपेंडिकुलर, और साइन 91 हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी QVB। सो बच्चों यहाँ पे QQ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें स्पीड मिलेगी V इक्वल्स टू E अपॉन B। सो बच्चों जब चार्ज पार्टिकल E अपॉन B स्पीड से क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तब उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा और वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। सो यहां पे बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 1000 tons.
It carries a current of 5 ampere. The magnitude of the magnetic field inside the solenoid is dash टेस्ला. सो बच्चों यहाँ पे एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की लेंथ है 0.5 मीटर. सो यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है 0.5 मीटर. यहाँ पे रेडियस है r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. इज मेड अप ऑफ 1000 टर्न्स. सो बच्चों यहाँ पे जो सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 1000 और सोलेनॉइड में से जो करंट फ्लो कर रही है वो है 5 एम्पियर. सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड. सो बच्चों इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे B इक्वल्स टू μ0 n I. और बच्चों यहाँ पे हम n का इक्वेशन लिखते हैं कैपिटल N अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं. μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n की वैल्यू है 1000, L की वैल्यू है 0.5 और करंट की वैल्यू है 5. सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला. सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Experimentally, one find that the magnetization of a paramagnetic material is dash proportional to the applied magnetic field and dash proportional to the absolute temperature. सो बच्चों यहाँ पे हमने थियरी में पढ़ा है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. सो यहाँ पे m इज प्रोपोर्शनल टू b एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t. सो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टली एंड इनवर्सली. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻⁻² joule. The magnitude of magnetic moment of the magnet is dash joule per Tesla. So बच्चों यहाँ पे एक शॉर्ट बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 0.25 टेस्ला. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.25 टेस्ला. और यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट है इसको हमने ऐसे रखा है कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री. तो बच्चों यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट है ये बार मैग्नेट पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर टॉर्क लग रहा है. तो ये टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल. सो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो इसके लिए हम टॉर्क का इक्वेशन यूज करेंगे. टॉर्क इक्वल्स टू m b साइन थीटा. सो बच्चों यहाँ पे हम m को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा टॉर्क अपॉन b साइन थीटा और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री. टॉर्क की वैल्यू है 4.5 10⁻⁻² और मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 और साइन 30 है 1/2. सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.36 जूल पर टेस्ला. सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अ बार मैग्नेट इज ऑफ लेंथ L. The ratio of its equatorial field and axial field for the same distance r, where r greater than L. तो बच्चों यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट है ये शॉर्ट बार मैग्नेट है. तो यहाँ पे शॉर्ट बार मैग्नेट की कंडीशन गिवन है r greater than L. तो जो बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे बार मैग्नेट शॉर्ट बार मैग्नेट है. तो शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए हमें इक्वेटोरियल फील्ड एंड एक्सियल फील्ड का रेशियो फाइंड करना है फॉर सेम डिस्टेंस r. सो बच्चों यहाँ पे हम पहले इक्वेटोरियल फील्ड लिखते हैं. सो इक्वेटोरियल फील्ड होगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब. यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं
और जो एक्सियल फील्ड है वो एक्सियल फील्ड होगा बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, यहाँ पे बनेगा 2m अपॉन आर क्यूब। और बच्चों यहाँ पे हमें रेशियो लेना है इक्वेटोरियल फील्ड एंड एक्सियल फील्ड का। सो इक्वेटोरियल फील्ड डिवाइड बाय एक्सियल फील्ड। सो बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। सो बच्चों यहाँ पे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कैंसल हो जाएंगे, एम अपॉन आर क्यूब भी कैंसल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमें रेशियो मिलेगा 1/2। सो बच्चों 1/2 होता है 0.5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A conducting coil having number of turns n, cross-sectional area A, is kept in such a way that its plane remains perpendicular to the uniform magnetic field B. Now, if the number of turns of the coil is made double, then the magnetic flux linked with the coil equals to dash. So बच्चों यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टिंग कॉइल है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है और ये कॉइल की रेडियस r है। और इस कॉइल को हमने ऐसे रखा है कि इस कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कॉइल के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे बी और ए के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है कि इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम डबल कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन यूज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस 0 होता है 1। सो यहाँ पे हमें मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इक्वल्स टू एन बी ए। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। तो बच्चों यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स का रिलेशन नंबर ऑफ टर्न के साथ है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स में हम जैसा चेंज करेंगे वैसा चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगा। सो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो हमारा न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स 5 डैश इक्वल्स टू 2π। सो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डबल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। तो हमें न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा 5 डैश इक्वल्स टू 2π, और यहाँ पे हम 5 की वैल्यू रखते हैं NBA। सो यहाँ पे हमें न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा 2NBA। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करंट इन अ सर्किट falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt induced, the self inductance of the circuit would be dash Henry. So बच्चों यहाँ पे एक सर्किट है और सर्किट में करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। सो यहाँ पे जो करंट में चेंज हो रहा है वो है DI इक्वल्स टू चेंज ऑफ करंट है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। सो यहाँ पे आएगा 0 माइनस 5, तो यहाँ पे चेंज इन करंट है 5 एम्पियर, और यहाँ पे हमें टाइम गिवन है dt इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। EMF की वैल्यू है 200 वोल्ट और हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। सो बच्चों इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे सेल्फ इंड्यूस EMF का।
सो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम L को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो L इक्वल्स टू E डिवाइड बाई डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे डी टी ऊपर चला जाएगा, सो E इंटू डी टी डिवाइड बाई डी आई। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, E की वैल्यू है 200, डी टी की वैल्यू है 0.1 और डी आई की वैल्यू है 5। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 हेनरी। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फैराडेस लॉ गिव्स डैश ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो बच्चों फेराडेस का जो लॉ है वो इंड्यूस ईएमएफ का ओनली मैग्नीट्यूड देता है, वो डायरेक्शन नहीं देता। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होता है E इक्वल्स टू एन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एन इम्पीडेंस ऑफ एलसी सर्किट इज डैश वेयर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। सो बच्चों एलसी सर्किट में हमें इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे एक्सी की वैल्यू ग्रेटर देन एक्सएल है। तो बच्चों यहाँ पे हमने थियरी में पढ़ा है कि इन आरएलसी सर्किट, इन आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है उसका फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो यहां पे हमें माना है कि जो एक्सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्सएल है। और बच्चों यहां पे हमें एलसी सर्किट का इंपीडेंस फाइंड करना है, तो सर्किट में यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ले लेते हैं। सो हियर फॉर एलसी सर्किट आर इक्वल्स टू 0। एलसी सर्किट के लिए आर की वैल्यू 0 होती है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। सो यहाँ पे इम्पीडेंस बन जाएगा Z इक्वल्स टू अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, सो हमें इम्पीडेंस मिलेगा Z इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल। और यहाँ पे हम एक्सी और एक्सएल की वैल्यू लिखते हैं। एक्सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल। सो बच्चों यहाँ पे हमें इम्पीडेंस मिला Z इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ PO is an output power and PI is an input power of a real step up transformer, then सो बच्चों फॉर अ रियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बीच का रिलेशन बताना है। सो बच्चों यहां पे फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर, रियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो आउटपुट पावर होता है वो ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर होता है, PO लेस देन PI होता है। चाहे ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप हो या फिर स्टेप डाउन हो, दोनों केस में PO लेस देन PI होता है। अगर क्वेश्चन में हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पूछा होता तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर ये जो आउटपुट पावर है वो ऑलवेज इक्वल्स टू इनपुट पावर होता। सो यहां पे हमें रियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछा है, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, PO लेस देन PI। द पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज डैश। सो बच्चों रेजोनेंस के टाइम पर पावर फैक्टर कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर फैक्टर cos 5 इक्वल्स टू R अपॉन Z। और एट द रेजोनेंस ये Z की वैल्यू R के बराबर होती है।
तो यहाँ पे हम z की जगह r लिखते हैं तो हमें मिलेगा cos 5 इक्वल्स टू r अपॉन r। यहाँ पे r कट हो जाएगा, सो यहाँ पे हमें मिलेगा cos 5 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज डैश। सो बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पूछा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका फॉर्मूला होता है XL इक्वल्स टू ओमेगा एल। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डैश करंट इज ऑब्टेन ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है वो हमें बताना है। सो बच्चों चैप्टर 8 में हमने एक टर्म पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 d5e अपॉन dt। और यहां पे हम 5 की वैल्यू रखते हैं। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे हम लिखेंगे E इंटू ए। यहां पे एरिया कांस्टेंट है, सो इसको हम बाहर ले लेते हैं। सो एप्सिलॉन 0 a dE अपॉन dt। सो बच्चों यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिला ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 a dE अपॉन dt। सो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है उसके कारण यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट करंट। A light of an energy 6.48 into 10 raised to 5 joule is incident normally on non-reflecting surface. The momentum imparted on the surface is dash Newton into second. So बच्चों यहाँ पे एक लाइट की एनर्जी गिवन है और ये लाइट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो हमें बताना है कि ये सरफेस पर कितना मोमेंटम इम्पार्ट करती है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करती है। सो बच्चों यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस गिवन है और उसके लिए हम मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं। सो फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोमेंटम imparted on the surface सो यहां पे हमारा फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन C। और यहां पे एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है 6.48 इंटू 10 रेज़ टू 5 और C है स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां पे 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 होगा। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.16 इंटू 10 रेज़ टू -3 न्यूटन इंटू सेकेंड। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। सो बच्चों यहां पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से वेव्स की वेवलेंथ मिनिमम है। सो बच्चों इसके लिए आपको ये सीरीज याद कर लेनी है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, उससे कम होती है माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ, उससे कम होती है इंफ्रारेड्स की वेवलेंथ, उससे कम विजिबल लाइट की, उससे कम अल्ट्रावायलेट रेस की, उससे कम एक्सरे की, और सबसे कम जो होती है वो होती है गामा रेस की। और यहाँ पे हमें ऑप्शन में गामा रेस गिवन है और मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 N32 इक्वल्स टू डैश। सो बच्चों मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे हमें N32 की वैल्यू फाइंड करनी है
और N32 का एक फॉर्मूला है जो होता है N3/N2। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे सारे ऑप्शन में N1 को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन में N1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस इक्वेशन में N1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे N3 और ये है N2। तो यहाँ पे हम N1 को मल्टीप्लाई करेंगे और N1 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे N3/N1 होता है N31 और N1/N2 होता है N12। सो बच्चों यहाँ पे N32 की वैल्यू हमें मिली N32 = N31 × N12। तो बच्चों यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A magician during a show makes a glass length with refractive index n = 1.5 disappear in a trough of liquid. The refractive index of liquid = dash. So बच्चों यहाँ पे एक मैजिशियन है, वो मैजिशियन एक ग्लास लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसको एक लिक्विड में डीप करता है। तो वो जो ग्लास लेंस है वो डिसअपियर हो जाता है। तो हमें बताना है कि ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। सो बच्चों इसके लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा तब ये ग्लास लेंस लिक्विड में डिसअपियर हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा तो ये लेंस लिक्विड में डिसअपियर हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 ही होगा, तभी ये लेंस लिक्विड में डिसअपियर हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The focal lengths of objective lens and eyepiece are FO and FE respectively. Magnifying power of the telescope equals to dash. So बच्चों ये हमने थियरी में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पढ़ा है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है M = FO/FE। सो बच्चों ये इक्वेशन आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When light rays undergoes dash internal reflection inside a raindrop, a secondary rainbow is formed. So बच्चों जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो सेकेंडरी रेनबो के अंदर लाइट रेस के कितने इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं वो हमें बताना है। सो बच्चों हमने थियरी में 2 टाइप के रेनबो पढ़े हैं, एक है प्राइमरी रेनबो और सेकंड है सेकेंडरी रेनबो। तो यहाँ पे हम पहले प्राइमरी रेनबो के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी रेनबो में पहले रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्जन होता है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फाइनली रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन होता है, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फाइनली रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी रेनबो के बारे में पूछा है कि सेकेंडरी रेनबो में कितने इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। An object is placed at 15 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 20 cm. The image distance would be dash centimeter. So बच्चों यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u = 15 सेंटीमीटर जो होगा -15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है r = -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फोकल लेंथ f = r/2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है।
सो बच्चों फॉर कॉन्केव मिरर हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। सो यहाँ पे हम v को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पे हम LCM लेंगे, तो u माइनस f डिवाइड बाई f u। तो यहाँ पे हमें मिलेगा v इक्वल्स टू f u अपॉन u माइनस f। हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, f की वैल्यू है -10, u की वैल्यू है -15 डिवाइड बाय u की वैल्यू है -15 माइनस और f की वैल्यू है -10, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -30 सेंटीमीटर। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When the width of an aperture is a and the wavelength is lambda, for a distance equals to dash, ray optics is a good approximation. So बच्चों यहाँ पे एपर्चर की जो विड्थ है वो a है और जो वेवलेंथ है लाइट की वो लैम्बडा है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम कितने डिस्टेंस तक लाइट को रे ऑप्टिक्स से मेजर कर सकते हैं। सो बच्चों इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, और हमने थियरी में पढ़ा है फ्रेस्नेल डिस्टेंस ZF इक्वल्स टू a² अपॉन लैम्बडा। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस occurring in the broad diffraction peak depends on the ratio dash, where small d equals to distance between two slits and small a equals to width of slit. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो स्लिट है S1 एंड S2, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है स्मॉल d और विड्थ ऑफ स्लिट है स्मॉल a, और यहाँ से d डिस्टेंस की दूरी पर हमने एक स्क्रीन रखी है और यहाँ पे हमको ऐसी एक पैटर्न मिलती है, और यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है उसकी जो विड्थ है वो x है। सो बच्चों लाइट जब ये डबल स्लिट S1 एंड S2 में से पास करेगी तो स्क्रीन पर हमें सेम टाइम पर दो इंटरफेरेंस मिलेंगे। फर्स्ट इंटरफेरेंस के कारण हमको ये बाहर वाली पैटर्न मिलेगी और सेकंड इंटरफेरेंस के कारण हमको ये अंदर वाली पैटर्न मिलेगी। सो बच्चों यहाँ पे S1 स्लिट है, उसमें से जब लाइट रे पास करेगी और यहाँ पे स्क्रीन पर वो इंटरफियर करेगी तो यहाँ पे हमको ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे मिलेगी। और बच्चों यहाँ पे S1 एंड S2 ये दोनों सोर्सेस में से जो लाइट आएगी तो ये दोनों लाइट यहाँ पे स्क्रीन पर इंटरफियर करेगी, तो यहाँ पे हमको डबल स्लिट फ्रिंजेस मिलेगी, ये अंदर वाली फ्रिंजेस मिलेगी। सो बच्चों यहाँ पे जब दो स्लिट्स होती है S1 एंड S2 और इसमें से हम लाइट पास करवाते हैं तो हमें ऐसी पैटर्न मिलती है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अकरिंग इन द ब्रॉड डिफ्रैक्शन पीक, तो यहाँ पे ये ब्रॉड डिफ्रैक्शन पीक है, तो इसके अंदर ये जो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलती है तो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस किस पर डिपेंड करती है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये जो नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है वो D/A रेशियो पर डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ज़्यादा चाहिए तो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स बढ़ाना पड़ेगा और विड्थ ऑफ स्लिट को छोटा करना पड़ेगा। अगर विड्थ ऑफ स्लिट कम है और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स ज़्यादा है तो हमें नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हमें ज़्यादा मिलेगी। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चों आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रैक्टिकली देखना है तो इसे भी हम देख सकते हैं। अगर बच्चों हमारे पास ओनली सिंगल स्लिट है तो सिंगल स्लिट के कारण जो पैटर्न बनेगी वो ऐसे बनेगी।
और अगर हमारे पास डबल स्लिट है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डबल स्लिट के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ पे हमको ऐसी पैटर्न मिलेगी। तो यहाँ पे हम डबल स्लिट की पैटर्न को थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये डबल स्लिट की पैटर्न है और यहाँ पे हमको स्क्रीन पर ऐसी इमेज मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आउटर बाउंड्री है, ये डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये बार वाली बाउंड्री है, और इसके अंदर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजिस आपको दिखती है वो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजिस है, वो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजिस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीच वाली जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और आप इस तरफ या फिर इस तरफ जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ऐसी पैटर्न आपको डबल स्लिट में मिलती है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Unpolarized light is incident on a plain glass surface. For an angle of incidence dash, the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. The refractive index of glass equals to 1.5. So बच्चों, यहाँ पे एक अनपोलराइज लाइट प्लेन ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि लाइट रे किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट करेगी। तो रिफ्लेक्टेड एंड जो रिफ्रैक्टेड रेस है वो परपेंडिकुलर होंगे। सो बच्चों, कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही ऐसा होता है कि जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो यहाँ पे हमें ब्रूस्टर एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू tan IP। तो यहाँ पे जो IP है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, पोलराइजिंग एंगल, जिसको हम ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम IP को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो IP इक्वल्स टू tan इनवर्स n, और यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। सो tan इनवर्स 1.5 की आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 56.3 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर अप्रोक्सीमेट मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेट हमें मिलेगा 57 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स। सो बच्चों, इनमें से कौन सा सेंटेंस फॉल्स है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। इंटरफेरेंस फ्रिंजिस आर ऑफ इक्वल थिकनेस। सो बच्चों, ये ट्रू सेंटेंस है। ऑप्शन बी है द सेंट्रल डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये भी ट्रू है। ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजिस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज। ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन फ्रिंजिस आर ऑफ इक्वल थिकनेस। तो बच्चों, ये गलत स्टेटमेंट है। तो जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजिस है वो इक्वल थिकनेस की नहीं होती है, उसकी थिकनेस डिफरेंट होती है। सो बच्चों, यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, डिफ्रैक्शन फ्रिंजिस आर ऑफ इक्वल थिकनेस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो इक्वल नहीं होती। विड्थ ऑफ स्लिट इज ए, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस kept just along with the slit is f. The light of wavelength lambda is made normally incident on the slit. The size of the central maximum on the screen is dash. So बच्चों, यहाँ पे एक स्लिट है और ये स्लिट की विड्थ है a। बच्चों, यहाँ पे हमने एक लेंस रखा है और यहाँ पे लेंस के फोकल प्लेन पर हमने एक स्क्रीन रखी है। तो ये डिस्टेंस हो गया d इक्वल्स टू f, क्योंकि लेंस के फोकल प्लेन पर हमने ये स्क्रीन रखी है। बच्चों, यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम। और बच्चों, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा और ये थीटा बनेगा। और बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमम टू फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस है x, तो ऐसा डिस्टेंस नीचे भी होगा x। तो यहाँ पे टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होगा 2x। तो बच्चों, यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ पे बच्चों हम इक्वेशन यूज करते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस।
सो बच्चों यहाँ पे हम आर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ पे इसको हम आर्क ले लेते हैं, ये एंगल है और ये है रेडियस। तो यहाँ पे आर्क 2x, एंगल है थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और रेडियस है f। तो बच्चों ये 2x को हम बोलते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहां पे हमें मिला लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2x इक्वल्स टू, और ये 2 थीटा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल a इंटू एफ। तो बच्चों यहां पे हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमें पूछा क्या है, तो यहां पे हमें पूछा है साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑन दी स्क्रीन। सो बच्चों साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होता है, तो साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होता है सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस, मतलब कि यहां से ये फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस, मतलब यहां पे हमें x पूछा है। तो यहां पे हम फाइंड करते हैं साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, यानी हमें पूछा है x। तो यहां पे हम 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा लैम्बडा f अपॉन a। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी म्यू फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल्स टू डैश। सो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है उसका स्लोप हमें बताना है। सो बच्चों इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे EV0 इक्वल्स टू एच म्यू माइनस 5 यहाँ पे हम E से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा V0 इक्वल्स टू एच अपॉन ई म्यू माइनस 5 अपॉन ई। सो बच्चों इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। सो बच्चों यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y जो है वो v0 के बराबर होगा, x जो है वो फ्रीक्वेंसी म्यू के बराबर होगा, और यहाँ पे जो m है जो होता है स्लोप, तो जो m है जो स्लोप है वो होगा h अपॉन ई के बराबर। तो यहाँ पे जो स्लोप हमें मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी h अपॉन ई। If delta x and delta p are the uncertainties in the specification of the position and the momentum of an electron respectively, then according to Heisenberg's uncertainty principle, delta x into delta p equals to। सो बच्चों ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको याद कर लेना है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल्स टू होता है h अपॉन 2 पाई। सो बच्चों यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोटॉन्स आर डैश इलेक्ट्रिकली। सो बच्चों ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन में पढ़ा है कि जो फोटोन होते हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा फोटॉन्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The dimensions of m e raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h cube c is dash। सो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला रीडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। सो रीडबर्ग कांस्टेंट r इक्वल्स टू m e raised to 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c। और बच्चों रीडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है मीटर इनवर्स। तो इसके जो डायमेंशन बनेंगे वो बनेंगे L-1। सो बच्चों अगर आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये रीडबर्ग कांस्टेंट का है तो इसके डायमेंशन आप आसानी से पता कर लोगे L-1। मगर आपको पता नहीं है कि ये रीडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है तो यहाँ पे सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन आपको रखना है और सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि कौन सा सही आंसर है। तो ये बहुत ही लेंथी टास्क हो जाएगा। अच्छा है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट का
डायमेंशन आएगा L-1. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज डैश EV. सो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को हमें ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो यहाँ पे हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है. ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3. सो इलेक्ट्रॉन को हमें फर्स्ट ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमें बताना है. तो यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का इक्वेशन यूज करेंगे. En = -13.6 अपॉन n² EV. तो इसको यूज करके हम रिक्वायर एनर्जी फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे रिक्वायर एनर्जी होगी रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा E = E3 - E1. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है. तो यहाँ पे हम दोनों जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का हम डिफरेंस लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी हमें बाहर से देनी है. तो यहाँ पे हमें मिलेगा -13.6 अपॉन 3² -13.6 अपॉन 1². तो ये हमें मिलेगा -1.51. ये माइनस माइनस हो जाएगा +13.6. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.09 EV. सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है, तो हमें बाहर से 12.09 EV जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन लाइज इन अल्ट्रावायोलेट रीजियन. सो बच्चों यहाँ पे इनमें से कौन सी सीरीज अल्ट्रावायोलेट रीजियन में हमें मिलती है. तो ये हमने थियरी में देखा है कि जो लाइमेन सीरीज है वो हमें अल्ट्रावायोलेट रीजियन में मिलती है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 13Al27 इज डैश. सो बच्चों यहाँ पे हमें 13Al27 एल्यूमिनियम की हमें रेडियस फाइंड करनी है. तो इसको हम कंपेयर करते हैं ZXA के साथ. तो यहाँ पे हमें A मिलेगा 27 और यहाँ पे हम रेडियस का इक्वेशन यूज करते हैं R = R0a⁻⁴ और यहाँ पे हम A की वैल्यू रखते हैं 27⁻⁴. और बच्चों 27 का क्यूब रूट होगा 3, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3R0. सो हमारा करेक्ट आंसर मिला 3R0. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन. सो बच्चों यहाँ पे इनमें से किस पेयर में न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो हमें बताना है. तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करते हैं. ओनली प्रोटॉन प्रोटॉन, ओनली न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ओनली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड ऑल दी न्यूक्लियॉन्स. सो बच्चों यहाँ पे सारी पेयर में न्यूक्लियर फोर्स लगता है. प्रोटॉन प्रोटॉन में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सारी पेयर्स में न्यूक्लियर फोर्स लगता है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑल दी न्यूक्लियॉन्स.